आप नौकरी पेशा हैं, एनआरआई हैं, शेयर बाजार के ट्रेडर हैं या फिर कारोबारी। अगर आप टैक्स चुकाते हैं तो आपकी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगे इस बार जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली जी। कोहली जी, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज के इस खास शो में। और कोहली जी कई सारे टिप्स बताएंगे हमेशा की तरह, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज के शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। तलाक के बाद महिला को मिली रकम पर क्या चुकाना होगा इनकम टैक्स? सिर्फ रिटर्न भरते वक्त ही नहीं बल्कि पहले भी समय समय पर एआईएस की करते रहे जांच। और लीज प्रॉपर्टी पर कैसे तय होगी जीएसटी की देनदारी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की। दरअसल आमतौर पे जब रिटर्न फाइल करना होता है तभी हम इस एआईएस की जांच करते हैं। और उस वक्त कई लोग कहते हैं कि ये तो जो दिख रहा है ये तो मैंने कभी पेमेंट किया ही नहीं, ये जो दिख रहा है ये तो हमारे पास पैसा आया नहीं, अब क्या करें। अंतिम समय में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहता है। तो हमारे टैक्स गुरु से इस मुद्दे पे बातचीत थी तो उनका कहना था कि एआईएस को आप साल में एक बार मत देखिए बल्कि समय समय पर देखते रहिए। इनके अपने लॉजिक हैं। कोहली साहब। जी हाँ, बिल्कुल। एक पुराना लक्ष्मण फिल्मी गाना है, बार बार देखो हजार बार देखो, देखने की चीज़ है हमारा एआईएस, और नाम इसका है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसीलिए लोग शायद साल के बाद देखते होंगे। देखने के पैसे तो लगते हैं नहीं, पैसे लगते नहीं। आप लॉगिन करिए अपने सर्विसेज में, जाइए पोर्टल पे और वो खुल जाता है, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल में, जेसन फाइल में, और भी इसके फॉर्मेट्स हैं। पर अब सरकार ने खुद कहा, बल्कि वित्त मंत्रालय से भी ये बात निकल के आई। मैं तो शुरू से बोलता था, और मैंने तो आपको याद होगा 26 एएस को लक्ष्मण नाम दिया था, 26 आमना सामना। एआईएस को भी कुछ नाम दिया है? बिल्कुल नाम दिया है। इसको नाम दिया मैंने आईना, इसे समझिए, एआईएस, क्योंकि वाकई में ये आईना दिखाता है, अभी जो आप शुरू में बात कह रहे थे। और क्यों इसको देखना जरूरी है, तो जो सरकार की तरफ से डायरेक्टिव आए कि आप इसको साल में कम से कम हर क्वार्टर में देखते रहें, मतलब हर तीसरे महीने, साल में 4 बार इसको जरूर देखें। अब ये 4 बार का लॉजिक क्या है, क्योंकि हर क्वार्टर में टीडीएस के रिटर्न्स लोग अपनी फाइल करते हैं, तो आपका जो डेटा वो कैप्चर कर रहा है वो आपको हर क्वार्टर दिखेगा। अगर आप इसको साल में एक बार करते हैं तो साल के बीच में जो गड़बड़ी अगर कोई हुई है, और इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं अगर दर्शकों के लिए आसान करके बताऊं, जो लोग अपनी रेंट रिसीट देते हैं, बड़ा सिंपल, हालांकि एआईएस में आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, फॉरेन रेमिटेंस, बड़ा कुछ दिखता है, और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन भी दिखता है। पर मान लीजिए आपने हाउस रेंट रिसीट दी अपने एम्प्लॉयर को रेंट बचाने के लिए एचआरए के अंतर्गत। अब उसमें आपको पैन नंबर डालना होता है लैंडलॉर्ड का, और वो रेंट रिसीट वहां पर रिफ्लेक्ट होनी, वो रेंट उसके में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। और मान लीजिए कहीं कोई शरारत है, एक ने दिखाया दूसरे ने नहीं दिखाया, तो वो क्या होता है कि उससे मिसमैच खड़ा हो जाता है। तो इसलिए ये सलाह है कि एआईएस को आप साल में 4 बार कम से कम जरूर देखें। ज्यादा देखें कोई मनाही नहीं है, पर इसको देखने से आपके बाद में जो समस्या होती है, क्योंकि अगर इसमें लक्ष्मण कोई गलती आ रही है तो उस गलती को फीडबैक के माध्यम से करेक्ट कर लिया जाता है। और अगर आप इसको बीच बीच में देखते रहेंगे तो गलती वो साल के बीच में ठीक भी हो जाएगी, वरना साल निकल गया। यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि हम बार बार देख रहे हैं इसको, और बार बार देखने के बाद अगर मुझे लगता है कि कुछ गलती निकल कर सामने आ गई तो क्या हमें आईटीआर फाइल करने तक इंतजार करना पड़ेगा कि नहीं उसी वक्त उसको रेज कर सकते हैं इनकम? बिल्कुल, आप जो उसमें फीडबैक का कॉलम है जहां आप उसको डिसएग्री कर रहे हैं, आप बिल्कुल उसमें उसी समय डाल दीजिए। इनफैक्ट बार बार देखने का लक्ष्मण पर्पस तो यही है कि आपको अगर गलती नजर आ रही है आप उसको तुरंत पॉइंट आउट कर दीजिए, और वो हो सकता है साल के एंड तक करेक्शन भी उसकी होके आ जाए। वरना साल के बाद में क्या होगा लक्ष्मण, के वो मिसमैच हो जाएगा, और क्योंकि ये टैक्स का प्रोफाइल होता है, कल को आपको नोटिस आ सकता है किसी ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए जो शायद आपने ना भी किया हो। और साथ में अंतिम समय में इनकम टैक्स जब भरने जाते हैं, रिटर्न भरने जाते हैं, तो उस वक्त जो आपको कंफ्यूजन रहता है, अफरा तफरी रहता है, उससे भी आप बच सकते हैं। तो इस एआईएस को क्या आपने नाम दिया? आईना, इसे समझिए। आईना, इसे समझिए। तो इस आईने को बार बार आप देखते रहिए और टैक्स के जो पेचीदगियां हैं, उलझने हैं, उससे आप दूर बने रहिए। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल दिल्ली से आया है विनय कुमार जी का। विनय जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं हूँ। हाँ। स्वर्गीय पिता 300 स्क्वायर मीटर का रेजिडेंशियल फ्री होल्ड प्लॉट बिना के छोड़ गए। अच्छा। मृत्यु में हुई। उनके 4 बच्चों में से 3 ने एनओसी दे प्लॉट को बड़े भाई के नाम करवा दिया। आज चारों सीनियर सिटीजन हैं। अब बड़ा प्लॉट को बेच सेल प्रोसीड्स के 4 बराबर हिस्से कर अपने 2 सगे भाई और 1 बहन को गिफ्ट करना चाहते हैं। सबके हिस्से 1 करोड़ आएगा। गिफ्ट की सीमा और गिफ्ट की टैक्स परसेंटेज, लायबिलिटी और चारों
टैक्स जिस साल में जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है विनय जी। लक्ष्मण, इनका सवाल समझ आ गया, हालांकि आवाज थोड़ी सी बीच में कट रही थी, पर समझ में आ गया। देखिए विनय जी, इसमें जो आपके भाइयों को मिला है या जो भी उनके वारिस थे उनको हुआ है, तो पहले एक लॉ में प्रोविजन होता है म्यूटेशन। तो प्रॉपर्टी का म्यूटेशन मैं उम्मीद करता हूं कि हो गई होगी, तभी उन्होंने वो अलग अलग हिस्सों में बांटी। पर आपका जो मुख्य सवाल है वो गिफ्ट का है, तो मैं आपको खुशखबरी दे देता हूं। सेक्शन 56(2)(10 आप याद रखिएगा, 56 ब्रैकेट में 2 और रोमन वाला 10, उसके अंतर्गत रिश्तेदारों की लिस्ट दी गई है। उस लिस्ट में जो भाई होते हैं, माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, अपने बच्चे होते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार उसमें आते हैं। तो आपने जो भी ये नाम गिनवाए, ये उन रिश्तेदारों की लिस्ट में कवर होते हैं। तो इसका मतलब ना देने वाले पर ना लेने वाले पर कोई भी टैक्स आएगा। जो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर लक्ष्मण जो स्टैंप ड्यूटी बनती है वो तो बनेगी, पर विनय जी को जो भी इनके देने वाले हैं, इनके भाइयों के परिवार में जो आपने रिश्तेदारी ये बताई है, इसमें देने वाले लेने वाले पर कोई भी विनय जी टैक्स नहीं है। आपके लिए ये खुशखबरी है। बिल्कुल। उस प्रॉपर्टी के आगे चलकर आप उस पर किसी भी तरह कैपिटल गेन्स कमाते हैं तब टैक्स आपको देना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब जब एक दफे प्रॉपर्टी आपकी हो गई और जब आप उसको बेचेंगे या आप किराए पे देंगे, तो इन दोनों हालात में फिर जिसकी वो प्रॉपर्टी होगी वो टैक्स के अंतर्गत आएगा। लेकिन फिलहाल आप प्रॉपर्टी लीजिए और इसमें किसी भी तरह की कोई टैक्स की देनदारी नहीं बनती है, खुश हो जाइए। चलिए अब चलते हैं जलंधर, वहां से श्याम जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम जी नमस्कार, मैं उम्मीद करता हूं आपके नाम का उच्चारण सही कर रहा हूं मैं। यस सर। जी बताएं, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर एनआरआई का कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सेल की है तो उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है और टैक्स प्लानिंग कैसे की जा सकती है कि सो दैट कि जो उसका कैपिटल गेन है वो रिड्यूस हो या मिनिमम हो। चलिए श्याम, जो उसका अमाउंट मिलेगा उसको सर बाद में रिपेट्रिएट कैसे करेंगे, और 44EC में जो उसका है अगर कैपिटल गेन में बॉन्ड में लगाते हैं तो उसकी इंटरेस्ट की इम्प्लीकेशन क्या रहेगी सर? ठीक है, कई सारे सवाल आपने पूछ लिए वैसे। जी हाँ। जी श्याम जी, देखिए पहली बात तो एनआरआई के लिए जो टैक्स के प्रोविजंस हैं वो जैसे कैपिटल गेन में प्रॉपर्टी बेचने के लिए वो रेजिडेंट जैसे ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो आप जब बेचेंगे और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, दो चीज़ों का ध्यान रखिए। उसकी जो कॉस्ट होती है वो जो आपके प्रीवियस ओनर के ऊपर होती है, मतलब जिनके नाम वो ओरिजिनली थी, वही कॉस्ट मान के उस पर सन 2001 के बाद इंडेक्सेशन की जाती है। इंडेक्सेशन के बाद जो बकाया गेन आता है उस पर टैक्स दिया जाता है। और पीरियड ऑफ होल्डिंग, क्योंकि ये तो आप पुरानी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वो मुझे बताने का कोई फायदा है नहीं। और आप उसको बचाने के लिए कोई दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लेते हैं सेक्शन 54 के अंतर्गत, और अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं थी, लैंड था, तो 54F के अंतर्गत आप ले लेते हैं, तो उससे टैक्स बच जाता है। दूसरा, आपने आखिर में पूछा 44 नहीं, वो 54EC, आप काफी सेक्शन के नजदीक थे। 54EC में 50 लाख रुपए तक के आप जो बॉन्ड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए होती हैं, उनमें आप 6 महीने के अंतर्गत लगा सकते हैं। और आखिरी में आपने पूछा कि इसको रिपैट्रिएट लक्ष्मण कैसे किया जाएगा, क्योंकि पैसे को जो एनआरआई होते हैं वो पैसा वापस ले जाना चाहते हैं अपने देश में, क्योंकि उनका कई दफे यहाँ आने का मन नहीं होता है आगे, या उनको पैसा वहाँ चाहिए होता है। तो आपको मैं बता दूं कि आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं, हालांकि ये टैक्स से संबंधित नहीं है, पर मुझे जानकारी है तो मुझे खुशी होगी देखे कि $1 मिलियन साल का श्याम जी आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं। $1 मिलियन तक आप एक साल में, अगर बचेगा तो अगले साल में करेगा, $1 मिलियन तक, ये पंजाब से है लक्ष्मण, तो $1 मिलियन तक कर सकते हो। मैं इनको पंजाबी में भी बता दूं। ये फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं जी, एक फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि कई सारे सवाल, दोनों सवाल प्रॉपर्टीज जुड़े हुए थे, तो एक ईमेल में ले लूं, ये भी प्रॉपर्टी जुड़ा हुआ आया है। ईमेल आया अशोक गुप्ता जी का। दरअसल इनके बेटे हैं, 10 साल से विदेश में रह रहे हैं और इनके बेटे को अपने नाम पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना है। अब दरअसल इनके बेटे ज्वाइंट नेम के तौर पर अपनी माँ यानी अशोक गुप्ता जी की जो पत्नी होंगी उनका नाम डालना चाहते हैं। अब ये तो खुश तो हैं कि हमारी पत्नी का नाम ज्वाइंट नेम पे चला जाएगा, लेकिन इनका ये भी चिंता है कि कहीं इनकी पत्नी पर कोई देनदारी तो नहीं बन जाएगी टैक्स की। हालांकि साफ कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने में इनकी पत्नी किसी भी तरह के कोई वित्तीय मदद नहीं कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल अशोक जी का हम जो डाउट है वो दूर कर देते हैं और उनके फेवर में दूर कर देते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी कैपिटल गेन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं लक्ष्मण, और यही हाउसिंग लोन से भी संबंधित है, कि जब आपका नाम खाली नाम के लिए डाल दिया जाता है, मतलब आपका नाम आपने कंट्रीब्यूट कुछ नहीं किया, जैसे कि इनकी वाइफ या बेटे की मम्मी जो हैं उन्होंने कुछ दिया नहीं है, सिर्फ उनका नाम डाला जा रहा है,
तो ऐसे में उनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। इसमें कंट्रीब्यूटर जो पैसा डालता है, नियम बहुत सारी कोर्ट की रूलिंग्स हैं कि जो पैसा डाल रहा है प्रॉपर्टी असल में उसी की कहलाएगी। यही बचाने के लिए भी है। जब आप 54 में आप बचाते हैं तो जिसका असल में पैसा होता है, आपको याद होगा पिछले से पिछले एपिसोड में हमने एक जगह कवर किया था जहां पर ओनर का नाम भी नहीं था, पर पैसा उन्होंने डाला था तो उनको बेनिफिट मिल गया था। मैंने एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बालकृष्णन जी की मुझे याद है कोर्ट करी थी। तो ऐसा नियम है, तो उनको कोई टैक्स की इंप्लीकेशन नहीं आएगी और सारा का सारा बेनिफिट आपके पुत्र को मिलेगा। उनका नाम जॉइंट ओनरशिप में बिल्कुल रहेगा। और जब बेचेंगे भी इसको, ये भी ध्यान रखिए, जब इसको बेचेंगे गुप्ता जी, तो उस समय भी जो कैपिटल गेन की लायबिलिटी है वो आपके बेटे के सिर पर ही रहेगी, क्योंकि इन्होंने असल में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। आपकी पत्नी का नाम वहाँ पर ज्वाइंट नेम के तौर पर जा भी रहा है, तो किसी भी तरह की किसी टेंशन की जरूरत नहीं। कोहली साहब, कई सारे सवाल तुम्हारे पास अभी भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक महत्वपूर्ण मुद्दा, चूंकि लोग टैक्स की प्लानिंग अभी से करना शुरू कर देते हैं और करना भी चाहिए, वह है हर किसी का ध्यान जाता है एटीसी पे कि एटीसी में कितना ज़्यादा पैसा डाल दूँ, कोई ऐसी चीज़ छूट तो नहीं गई जहाँ पर टैक्स बचाने का रास्ता बच गया। तो मेरा सवाल ये कि जो आमतौर पर धारणा होती है एटीसी को लेकर के, क्या ऐसी भी चीज़ें हैं जो एक बार आपने रहस्य बताया था एक सेक्शन का, तो इसमें भी कोई ऐसा रहस्य आपको मिला है क्या कभी? बिल्कुल रहस्य, और ये रहस्य लक्ष्मण बकायदा हमने एक मिनी सर्वे सा किया और हमने देखा कि एटीसी इनकम टैक्स का सबसे मशहूर सेक्शन है। जो लोग आयकर के बारे में नहीं जानते, एटीसी उन्होंने जरूर सुना जरा। तो इतना मशहूर जब सेक्शन है तो उसके बारे में बारीकियां भी पता होनी चाहिए। और हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे देखा, अभी मैं आपको जो लिस्ट बताऊंगा उसमें कि बहुत सारे लोग एटीसी को सिर्फ प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, एनएससी इस तक ही सीमित रख के छोड़ देते हैं। और आपको हैरानी होगी कि सैलरी वालों को अगर हम हटा दें तो उसमें से करीब 8 से 9 लोग, 10 में से ऐसे निकले जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी साल में और उन्होंने प्रॉपर्टी पे जो स्टैंप ड्यूटी पे करी थी उस स्टैंप ड्यूटी का बेनिफिट लिया ही नहीं और 1.5 लाख उनका जाया गया, मतलब वेस्ट हो गया। जो 1.5 लाख की लिमिट थी एटीसी की वो उनकी वेस्ट हो गई, उनको ध्यान ही नहीं रहा, उनको किसी ने ये बताया ही नहीं। तो मुझे लगता है कि एटीसी में ऐसी बारीकियां, तो मैं कुछ लिस्ट गिनवा देता हूं। लिस्ट बता दिए कौन कौन सी लिस्ट है जो सबसे ज्यादा छुपा रहता है। जी, तो मैं ये सलाह दूंगा सब दर्शकों को कि आप एक पेपर पेन लेके इसकी लिस्ट बना लें और जब भी आप रिटर्न भरें और एटीसी का निवेश करें, एक बार इस लिस्ट को चेक कर लें कि अगर कुछ 1.5 लाख में बचा है ही, पहले मिला के 1.5 लाख, अगर उसमें कुछ बचा है तो उसको इससे भर दें। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स होते हैं लक्ष्मण, जो कि आप एटीसी के अंतर ले सकते हैं, समय समय पर आते रहते हैं। एक नाबार्ड के बॉन्ड्स होते हैं, वो भी आप इसमें ले सकते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, 5 साल की बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट अगर आपने कराई है उसको भी आप इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्रिंसिपल रीपेमेंट आप हाउसिंग लोन का करते हैं वो भी इसमें ले सकते हैं। एक सुकन्या समृद्धि स्कीम आपने बिटिया के लिए करी जाती है, उसमें जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं। और बहुत से लोग मैंने देखा ईएलएसएस भी मिस कर देते हैं, जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होते हैं उसको मिस करते हैं। इसके अलावा मैंने स्टैंप ड्यूटी का जिक्र किया और सीनियर सिटीजन्स की एक स्कीम है जिसके अंतर्गत आप 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, वो भी बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं। एक और चीज मैंने देखा, जो लोग निवेश आप नहीं भी कर रहे, खर्च कर रहे हैं, 2 बच्चों की ट्यूशन फी उसको भी ऐसे में ले वो छोड़, वो भी इसी में ले। हालांकि बहुत बिजी सेक्शन है, 1.5 लाख में पता नहीं क्या क्या है, पर उसके बावजूद भी लक्ष्मण बहुत सारे लोगों का, और आप मानिए कि अगर आप निवेश कर रहे हैं उसका 9% रिटर्न है, 30% टैक्स है, तो 39% हो जाता है, क्योंकि 30% आपका टैक्स सीधा सीधा बच जाता है। तो इसलिए इस 8-9 आइटम जो मैंने गिनवाए इसकी आप लिस्ट रखिए और जब भी 1.5 लाख में कुछ बचे एक बार इस लिस्ट पर जरूर नजर मार। बिल्कुल, इस लिस्ट पर नजर डालिए और कोई बच रहा है तो जहां पे गुंजाइश देखिए आप उसके आधार पर टैक्स बचा भी सकते हैं। और जैसा कि कोहली साहब ने कहा, इस सेक्शन 80C है बड़ा गहरा लेकिन छोटा सा है, उसमें बहुत गुंजाइश रहती नहीं, और मशहूर भी बहुत है। हालांकि बजट आने वाला, तो उम्मीद करें कि शायद इस पर एक बार फिर से सरकार गौर फरमाए। फिलहाल शुरू करते हैं वापस से सवाल जवाब का सिलसिला। जयपुर चलते हैं। जयपुर से राजेंद्र कुमार शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? नमस्कार कोहली साहब। नमस्कार। बढ़िया सर। जयपुर में अब ठंड पड़नी शुरू हुई कि नहीं? वहाँ तो लेट से ठंड आती है। जी ठंड चालू होगी सर, अब तो चालू हो गई सर्दी का। बताएं क्या सवाल आपके पास? सर मैं ही कर रहा था, मेरी लड़की का कोर्ट केस चल रहा था। अच्छा। उसमें तलाक का अभी समझौता होगा है, उसमें एलिमनी अमाउंट 25 लाख रुपए जैसे मिला है हमको। तो मैं उसके बारे में पूछ रहा था कि वो टैक्स, उसका इनकम टैक्स के पर्पज से क्या रूल रहेगा, मतलब उसमें टैक्सेबल है या टैक्स फ्री रहता है? तो इस जो रकम मिली इस पर टैक्स चुकाना होगा कि नहीं चुकाना होगा? सही। जी हाँ बिल्कुल। देखिए राजेंद्र जी, पहले हाँ जी बताइए, आप और कुछ पूछ रहे थे। हाँ, मैंने कहा लड़की अभी तो कुछ नहीं करती, मतलब हाउस होल्ड ही है जी मेरी बच्ची। राजेंद्र जी देखिए, इसको एलिमनी कहते हैं, इसको जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है लक्ष्मण कोर्ट की उसमें इसको गुजरा भट्टा भी कहते हैं।
और एक मुश्त तो पैसा मिलता है। दो तरीके से मिलता है, एक तो एक मुश्त मिलता है और कुछ मंथली मेंटेनेंस भी कहते हैं। तो राजेंद्र जी, जो उनको लमसम मिला है आपकी बिटिया को, वो कैपिटल रिसीट गुजरा भट्टा मान के उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। अगर कुछ मंथली मेंटेनेंस भी है तो ये फिर उनकी जो 2.5 लाख की, क्योंकि वो और कुछ उनके इनकम का सोर्स नहीं है, तो उनको 2.5 लाख की जो बेसिक एग्जेम्पशन है या और कुछ इंटरेस्ट वगैरह आता है उसके साथ जोड़ के इसको टैक्सेबल कैटेगरी में इसको डाला जाएगा। पर जो वन टाइम मिला है राजेंद्र जी, तो ये एक अच्छी खबर है। हालांकि हमें खेद है कि उनके साथ ऐसा हुआ और आज उनको एलिमनी लेना पड़ रहा है, पर टैक्स इस पे नहीं लगेगा जो वन टाइम उनको मिला है। चलिए, तो इस मोर्चे पे कम से कम निश्चिंत हो सकते हैं कि इस रकम पे, जो 25 लाख की रकम बता रहे थे, इस पे किसी भी तरह की टैक्स की देनदारी नहीं बनती है। चलते हैं कोलकाता, जहां से कमल पाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार सर, मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ जी। देखिए, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, उसका टैक्स सिस्टम के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं मैक्सिमम डे ट्रेडिंग करता हूँ और ऑप्शन ट्रेडिंग। जी चलिए कमल जी, देखिए ऑप्शन डे ट्रेडिंग दो प्रकार की होती है, एक तो इक्विटी में होती है और एक ऑप्शंस में होती है। अगर आप मान लीजिए बीच में इक्विटी भी करते हैं तो वो इंट्राडे स्पेकुलेशन बिजनेस में आ जाएगा। उसमें आपको स्पेकुलेशन बिजनेस में जो बिजनेस के प्रॉफिट लॉस बनते हैं वही रूल रहेगा, खर्चे भी क्लेम कर सकते हैं। और जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उस ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको जो नियम नए हैं, आपको ज्ञात नहीं ज्ञात है तो हम बता देते हैं। प्रॉफिट लॉस और प्रीमियम, और ये प्रीमियम तब इंक्लूड किया जाता है अगर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में प्रीमियम पहले नहीं इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप ये करते हैं तो आपको पता होगा टैक्स ऑडिट इस पे सब्जेक्ट होता है, और अगर लॉस हुआ है तो ये लिमिट 1 करोड़ हो जाती है। अगर आपको लॉस इसमें नहीं है तो भी आपको टर्नओवर अपनी देखनी पड़ेगी, खर्चे आप इसमें से भी क्लेम कर सकते हैं, और इसको आप इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में ऑप्शंस ट्रेडिंग को आप लेंगे। तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर इक्विटी और ऑप्शन दोनों है लक्ष्मण इनके, तो इसको, क्योंकि वो स्पेकुलेटिव है, ऑप्शंस को हम रेगुलर बिजनेस इनकम में लेते हैं, तो इसको ये अलग अलग आइडेंटिफाई करके चलें। ठीक है, तो इस हिसाब से आप चलेंगे तो शायद आप यहाँ पे बेहतर तरीके से टैक्स की देनदारी को तय कर पाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली जी। कोहली साहब, हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले बातचीत कर रहे थे इनकम टैक्स की, लेकिन कई सारे सवाल जीएसटी से बड़ी पेचीदे सवाल आते रहते हैं। तो एक सवाल हमारे पास आया है अलीगढ़ से प्रेम बिहारी जी का, खुद उन्हीं से पूछ लेते हैं सवाल क्या। फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बताएं क्या सवाल है सर आपके? पहले तो प्रणाम दोनों को, और दूसरा ये है कि इंडस्ट्रियल यूपीएसआईडीसी ये द्वारा डेवलप किए गए इंडस्ट्रियल एस्टेट में मैंने 2020 में एक फैक्ट्री परचेज की थी। अब एक्साइज एवं सीजीएसटी विभाग से एक नोटिस आया है जिसमें हमारे ऊपर सेक्शन 7 के अंतर्गत टैक्स लायबिलिटी बनाई गई है। ठीक है, हम ये जानना चाहेंगे हमारे ऊपर ये लायबिलिटी किस हेड में बनेगी। नंबर दूसरा क्वेश्चन है मेरा, 99 ईयर्स लीज ट्रांसफर सीजीएसटी सप्लाई में आती है क्या, इसके अंदर आती है क्या, जबकि यूपीएसआईडीसी प्लॉट का ट्रांसफर करती है। तीसरा क्वेश्चन है, सेलर केवल बनी फैक्ट्री ही रजिस्ट्री करता है, प्लॉट की रजिस्ट्री यूपीएसआईडीसी करता है, और क्या ट्रांसफर ऑफ लीज होल्ड राइट्स पर जीएसटी पेएबल है, ये मेरा प्रश्न है। ठीक है जी हाँ, प्रेम जी देखिए, आपके सारे सवाल इंटर रिलेटेड हैं, आपने उसको टुकड़ों में पूछा, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्योंकि ये कैरेक्टर ऑफ ट्रांसफर लीज है, ये पूरी तरह से इसको फ्री होल्ड नहीं कहते, हम इसको लीज होल्ड कहते हैं। तो क्योंकि ये लीज है, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है, और क्योंकि आपने यूपीएसआईडीसी से लिया तो वो एक सरकारी विभाग कहलाता है, तो वहां पर जो प्रक्रिया है जीएसटी की वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब है कि जो व्यक्ति पैसे कलेक्ट कर रहा है उसको नहीं चार्ज करना, जो व्यक्ति पैसे दे रहा है उसको। तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आपको प्रेम जी ये जीएसटी देना पड़ेगा। नोटिस जो आया है, मैं थोड़ा दिल भारी करके कह रहा हूं, वो ठीक आया है क्योंकि आपके हक में नहीं जा रही बात, परंतु ये आपको देना पड़ेगा। लीज बिल्कुल ठीक आपने कहा, लीज पे जीएसटी अप्लाई होता। अगर ये फ्री होल्ड होता
तो फिर इस पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता। पर यूपीएसआईडीसी लक्ष्मण लीज होल्ड ही करते हैं, 99 साल की करते हैं, पर कैरेक्टर उसका लीज ही रहता है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ प्रेम बिहारी जी के लिए नहीं, ऐसे कई सारे लीज होल्डर होंगे, उनके लिए भी ये बहुत काम की बात है कि यहाँ पे जीएसटी की देनदारी आपकी बनती है। इनके सारे सवालों का जवाब हो गए? बिल्कुल, मैंने क्योंकि इन्होंने उसी को टुकड़े को, तो मैंने सारे को इकट्ठा कवर करके एक ही में दे दिया। यही हमारे टैक्स गुरु की खासियत भी है कि सभी सवाल कितने पेचीदे बड़े आसान भाषा में सारे सवालों का जवाब देते हैं। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। कोहली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, आप अपना जब सवाल भेजें तो आप अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, क्योंकि कई बार कुछ उलझन होती है तो मोबाइल नंबर होता है तो हम लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर पाते हैं, सीधे आप टैक्स गुरु से सवाल भी पूछ पाते हैं। तो मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।